Hey everybody, welcome back to the Layman Way and this is भीष्म। तो चलिए अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड रिकमेंड द चैनल टू अवर फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज पॉलिटी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि क्या होती है और क्या करती है। तो नाम में देखो क्या है, पब्लिक के अकाउंट से रिलेटेड है ना। तो अकाउंट क्या होता है, व्हाट आर अकाउंट्स, है ना। सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हो, अकाउंट में क्या होता है, आप कुछ जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, वो सारा सबका अकाउंटिंग कहाँ होता है, लेखा जोखा कहाँ होता है, अकाउंट्स में होता है ना। तो जो भी आप खरीद रहे हो, है ना, जो भी कोई पैसा अंदर आ रहा है आपके अकाउंट में या फिर कोई पैसा बाहर जा रहा है ना, तो इन सब का जो लेखा जोखा होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, और वो आपके अकाउंट से होता है ना। तो जो जनता का पैसा है वो कहाँ आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, इसका अकाउंटिंग देखने के लिए एक कमेटी है दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बेसिकली करती क्या है कि जितना भी जनता का पैसा है, जैसे मान लो कोई भी, मान लो मैंने एनपीएस में अपना पैसा डाला नेशनल पेंशन स्कीम में, या फिर मेरा प्रोविडेंट फंड कटता है, या फिर मैं गवर्नमेंट को पैसा देता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएफ का अकाउंट है ना। तो इन सब में क्या होता है, ये सब पैसा कहाँ जाता है, ये सब पैसा जाता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, है ना। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं ना, हमने पढ़े हैं पॉलिटी में। कौन कौन से अकाउंट होते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई, है ना, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, है ना, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना। एक मिनट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया इसको, जस्ट अ मिनट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो ये 3 अकाउंट्स होते हैं। तो इसमें से ये जो पब्लिक अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है, पब्लिक का पैसा आता है ना, जिसमें गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द पीपल, है ना। गवर्नमेंट उनका पैसा रखती है, बाकी पैसा हमारा ही है, मतलब पैसा पब्लिक का ही है, बट गवर्नमेंट उसको रखती है ना। तो उन अकाउंट्स में से पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आया, कहाँ जा रहा है, उसको डील करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो इन जनरल जो जनता के अकाउंट्स होते हैं, जो जनता का पैसा होता है, उससे क्या हो रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सबका स्क्रूटनाइजेशन कौन करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कमेटी सेटअप हुई थी 1921 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। और ये ध्यान रखना कि कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। जितनी भी कमेटीज़ है ना, ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ है, उनमें मिनिस्टर मेंबर नहीं होता है, ठीक है। मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दीज कमेटीज़, ठीक है। टर्म कितना होता है, कितने साल के लिए बनती है, 1 साल के लिए बनती है ना। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी द मेंबर। और जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको स्पीकर अपॉइंट करता है। और ये कन्वेंशन है कि जो इसका पैक का, पीएसी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो कहाँ से होगा, अपोजिशन पार्टी से होगा। तो ये ध्यान रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ, मतलब ये हम एक कन्वेंशन बन गया है ना, खुद लोकसभा ने अडॉप्ट किया, ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है दैट वुड बी द चेयरमैन, ठीक है। उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको स्पीकर अपॉइंट करेगा। लीडर नहीं होगा, मतलब कोई भी अपोजिशन पार्टी का होगा, कोई भी अपोजिशन पार्टी का ही बंदा जो है इसका चेयरमैन बनेगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मेजर काम क्या है, तो मेजर काम इसका ये है कि जो भी कैग ऑडिट रिपोर्ट, कैग जो ऑडिट्स करता है ना, कैग जो ऑडिट करता है उनकी रिपोर्ट बनती है। जैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ऑडिट होता है, फाइनेंस अकाउंट पे ऑडिट होता है ना, पीएसयूज़ को वो ऑडिट करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ऑडिट करता है। तो इनकी जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, है ना, इनकी जो रिपोर्ट जनरेट होती हैं उनको, उनकी जो रिपोर्ट होता है उनको ये स्क्रूटनाइज करता है, उनको रिपोर्ट बनने के बाद करता है, ठीक है। रिपोर्ट जब बन जाती है, जब सब कुछ हो चुका है, उसके बाद फिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करता है, ठीक है। तो इट एग्जामिन्स द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द हाउस, है ना। तो इनको एग्जामिन करता है, इन सारे अकाउंट्स को ये एग्जामिन करता है, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, देखो लिमिटेशन ये है कि पहली बात तो ये एक पोस्टमार्टम वर्क कर रहा है। पोस्टमार्टम, जैसे कि मैंने बताया कि पोस्टमार्टम क्या होता है कि भाई जब एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद ये स्क्रूटनाइज कर रहा है।
फ़ायदा क्या हुआ? अब हम तो पैसा हम खर्चा कर चुके हैं ना, है ना? अब क्या करें, वो वाला कहावत सुना है ना, चिड़िया चुग गई खेत वाला, है ना? वो मतलब वैसा ही है भाई, चिड़िया जब खेत चुग गई, अब रोने से क्या फ़ायदा, है ना? आप उससे पहले मेजर लो ना। तो एक्सपेंडिचर जब हो चुका है उसके बाद स्क्रूटनाइज़ करने का क्या फ़ायदा? एक्सपेंडिचर होने से पहले स्क्रूटनाइज़ करो तो हम बता भी लगा पाएँ कि भाई नहीं, इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, आपको इतना ही बजट मिलना चाहिए, ठीक है? डिमांड फॉर ग्रांट्स को आप स्क्रूटनाइज़ करो, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, ये एक पोस्टमार्टम वर्क करती है, ठीक है? मतलब हो चुका है, सब रिपोर्ट आ चुकी है, कैग ने ऑडिट कर दिया है, एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। इनफैक्ट कैग का भी जो वर्क है वो भी एक पोस्टमार्टम वर्क ही है, ठीक है? कैग भी जब खर्चा हो चुका होता है तभी करता है ना, वो खर्चे करने से पहले ऑडिट नहीं करता, ठीक है? तो ऐसे ही ये भी है, ठीक है? और इसके लिए जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, इसके लिए कैग एक्ट्स एज अ गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड, है ना? ही एक्ट्स एज अ गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड, ठीक है? तो याद रखना। उसके बाद इसकी जो ये रिकमेंडेशन देता है वो एक एडवाइजरी नेचर की होती है, कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है ना। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी ही है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि एक सिर्फ एडवाइस करती है और नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होती हैं, है ना? तो इतना ही जानना था हमको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। अच्छा, एक काम और करना कि अब जाके सिंस हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करी है, तो जाके जो हमारी कैबिनेट कमेटीज़ है ना, कैबिनेट कमेटीज़ का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसको एक बार जाके रिवाइज करना। और उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो भी लिमिटेशंस हैं, मैंने तो सिर्फ इसमें 2 ही डिस्कस किए हैं, बट और भी लिमिटेशंस हैं थोड़े बहुत जो जनरलाइज़ पॉइंट हैं, उसको एक बार जाके पढ़ लेना, है ना? और ये वाला जो स्टैटिक पोर्शन है ये भी एक बार जाके रिवाइज़ कर लेना, है ना? ऑल्दो मैंने बता ही दिया मेन पॉइंट जितने भी हैं, इतना ही है इसमें, और कुछ याद करने वाला है नहीं, जो मेन है वो बता दिया है, ठीक है? बट चाहो तो जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? अब दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। व्हाट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, ठीक है? तो अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ, इसमें कौन कौन है? जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। लोकेशन कहाँ है? शिलोंग में। तो इसके जो इसका जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट हैं किसके? नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी के। इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? इन दोनों में से कोई एक होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को हेड कर रहा होगा या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को हेड कर रहा होगा, उन्हीं में से कोई एक होगा। तो प्रेसिडेंट जो हैं इनके कौन होते हैं? इनके प्रेसिडेंट होते हैं अपने होम मिनिस्टर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट होते हैं कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को चेयर करते हैं, होम मिनिस्टर, है ना? और जो चेयरमैन है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन है? जो हमारे इसरो के चेयरमैन है, के सिवान, है ना? तो वो इनके चेयरमैन है, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत याद रखना, है ना? उसके बाद क्या करता है ये भाई कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डेवलप करने के लिए ये एप्लीकेशन सेंटर बना है, ठीक है? ऑगमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट है, बाय प्रोवाइडिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ठीक है? तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टेक्नोलॉजी सपोर्ट और स्पेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। प्रेसिडेंट और चेयरमैन हमने कैसे पता लगाया, समझ में आ गया। प्रेसिडेंट एनी एसएसी सोसाइटी का कौन है? जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन है, दैट इज़ कौन? होम मिनिस्टर। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो चेयरमैन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बोल रहा हूँ, मतलब जो इसरो के हैं, स्पेस से रिलेटेड है, तो जो इसरो के हैं अपने के सिवान, है ना, वो इसके चेयरमैन हैं, किसके? नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, इसके गवर्निंग काउंसिल के। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं ड्रामा की, है ना? तो आपने ड्रामा होता हुआ तो बहुत देखा होगा, जैसे ही अपने स्टार प्लस पे आते रहते हैं ना, ओवर एक्टिंग जो होता रहता है इसमें काफ़ी। तो मेरे को तो इतना हंसी आता है कभी बार। ये मैंने जिफ इसलिए इंक्लूड किया कि इसमें देखो, इन्होंने एक चाटा मारा और इसने खुद ही अपने हाथ ऐसे लेके लटक गई है ना, तो समझ रहे हो? इतना इतना ओवर एक्टिंग होता है। बट एनीवेज, टॉपिक से डेविएट नहीं करते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं। तो ये कौन से ड्रामा करता है? ऐसे ड्रामा करता है क्या? नहीं, डेली सोप वाले ड्रामा नहीं करता है, ठीक है? जो प्लेज होते हैं ना, जो प्लेज अपने क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम्स वगैरह में जो प्लेज होते हैं उन वो करता है कौन? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है? तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इट वाज सेट अप बाय संगीत नाटक अकेडमी, जो है 1959 में उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है? इट इज़ नाउ रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। 1975 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, ऑफ 1860। तो ये आपको याद रखना है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। संगीत नाटक अकेडमी ने इनिशियली इसको सेटअप किया था, फुली फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो नाम में ही पता चल रहा ड्रामा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको बेसिकली फाइनेंस करती है। और इसका एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल है, दैट इज़ कॉल्ड भारत रंग महोत्सव या फिर
एनुअल फेस्टिवल ऑफ ड्रामा, जो कि लार्जेस्ट फेस्टिवल है एशिया का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक लार्जेस्ट फेस्टिवल है एशिया का, करेक्ट, समझ में आ गया। भारत रंग महोत्सव अगर आ गया कि किसका है भारत रंग महोत्सव, तो किसका है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो अगला है बॉर्डर इशू, किसके बीच में, असम और मिज़ोरम के बीच में बॉर्डर इशू हो रहा है। अब क्या हो रहा है बॉर्डर इशू में, हम देख लेते हैं। तो इसमें एक बार, हाँ देखो अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि देखो हुआ क्या कि पहले जो मिज़ोरम था वो असम के डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था। तो असम का जो डिस्ट्रिक्ट था लूशाई हिल्स करके, लूशाई हिल्स करके वही था अपना मिज़ोरम। उसके बाद ये जो है जब ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया इसको, है ना, उसके बाद इसका सेपरेशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये सेपरेट हो गया था। अभी अब इसमें क्या हुआ कि दो दो बार इसकी बाउंड्री डिमार्केट हुई है, अब उसके ऊपर इशू आता रहता है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैप में बाउंड्री रहती कैसी है, ठीक है। तो जैसे देखो ये मिज़ोरम है अपना, है ना, दिस इज़ असम, तो असम और मिज़ोरम की ये बाउंड्री टच करती है, ठीक है। अब ये बाउंड्री क्लियरली जो है वो डिमार्केट नहीं हुई है, ठीक है। अभी क्या है ये देखो, दिस इज़ ये है आपका लूशाई हिल्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर है एजवाल के पास, है ना, जो मिज़ोरम की कैपिटल है। लूशाई हिल्स यहाँ पे है ना, और असम के जो काचर हिल्स हैं, काचर डिस्ट्रिक्ट है इधर, इसको ये बाउंड्री जो है वो सेपरेट करती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है ये वाला जहाँ पे ये गोला लगा हुआ है, देख रहे हो आप, दिस इज़ इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये डिमार्केट हुआ था, ठीक है, ये डिमार्केट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो अब इसमें डिस्प्यूट आया हुआ है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि मिज़ोरम बॉर्डर्स असम बराक वैली, जो ये असम की बराक वैली जहाँ पे ये काचर वगैरह के हिल्स हैं, ठीक है, बराक वैली, एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश को भी बॉर्डर करता है ना। तो यहाँ से ये पूरा ये जो ये है दिस इज़ बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश को मिज़ोरम भी बॉर्डर करता है और त्रिपुरा भी बॉर्डर करता है ना। तो बांग्लादेश को भी बॉर्डर करता है और असम की बराक वैली को बॉर्डर करता है, ठीक है। बाउंड्री की टोटल लेंथ अगर हम बात करें दैट इज़ 165 किलोमीटर। इट डेट्स बैक व्हेन मिज़ोरम वाज अ पार्ट ऑफ असम डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो कि लूशाई हिल्स थे। अब दो बाउंड्री की डिमार्केशंस हैं, एक हुई थी 1875 में, दूसरी हुई थी 1933 में। तो डिस्प्यूट कौन किस पे आया है, डिस्प्यूट आया 1933 पे, क्योंकि 1875 वाली जो है वो तो जो इनके मीज़ोस के चीफ होते हैं, मीज़ोस के चीफ होते हैं, उन्होंने साइन किया था उस डॉक्यूमेंट को जो 1875 में बाउंड्री डिमार्केट हुई थी। बट ये जो 1933 वाली थी, मीज़ोस ये बोलते हैं कि ये तो हमने कभी साइन किया ही नहीं है इसका डॉक्यूमेंट, तो ये आप कैसे बोल रहे हो। 1875 डिमार्केशन डिराइव फ्रॉम, जो 1875 वाला डिमार्केशन है ये कहाँ से आया था, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन से जो उस समय आए थे ब्रिटिश के टाइम पे 1873 में, है ना, उसके थ्रू ये हुआ था, है ना। इसी टाइम पे ही एक्चुअली जो ब्रिटिश थे 1872 में उन्होंने ये जो मिज़ोरम वाला है इनको एनेक्स कर लिया था, ये जो वाला जो पार्ट है असम का इसको एनेक्स कर लिया था, तो वो फिर अलग से बनाया उन्होंने, ठीक है। इट डिफ्रेंशिएटेड लूशाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द काचर इन असम्स बराक वैली, ठीक है। तो जो भी अब मैं काचर की बात कर रहा था, जो बराक वैली में उसको लूशाई हिल्स को उन्होंने सेपरेट किया, बीच में बाउंड्री बनाई। दिस वॉज डन इन कंसल्टेशन विद द मीजो चीफ्स, है ना, एंड इट बिकेम द बेसिस ऑफ द इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमार्केशन इन द गैजेट 2 years लेटर। तो ये जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का एरिया जहाँ पे ये गोला है ना, ये जो रेड कलर का गोला है, दिस इज इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। ये जो बाउंड्री डिमार्केट हुई है ना, ये जो बाउंड्री बनी, इसी के बेसिस पे ये इस एरिया को डिफाइन किया गया था, ठीक है, कि आधा आपका आधा साइड हमारा, ठीक है। उसके बाद जो 1933 में डिमार्केशन हुआ, इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द लूशाई हिल्स एंड द मणिपुर बिगनिंग एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द लूशाई हिल्स काचर डिस्ट्रिक्ट एंड मणिपुर। तो ये जो बेसिकली जो ट्राई जंक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहाँ गया, इधर ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बेसिकली 1933 वाली जो रिजोल्यूशन है वो इस पार्ट को भी इंक्लूड करता है बाउंड्री में, जबकि ये लोग बोलते हैं कि भाई ये वाला पार्ट थोड़ी है तुम्हारा, ये ट्राई जंक्शन वाला पार्ट नहीं है, ये हमने साइन नहीं किया था, हमने तो बस यहाँ तक साइन किया था, है ना, हमने तो बस इतना साइन किया था, तो वही हम बाउंड्री मानेंगे, ठीक है। तो बस वही जो है वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो मीज़ोस हैं उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था ये करते टाइम, तो हम तो मानेंगे नहीं, है ना। तो बस यही इशू चलता रहता है, ठीक है। आपको तो बस ये लोकेशन आप याद रखो कि कहाँ ये लूशाई हिल्स कहाँ पर है ना, काचर इधर है, ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे इधर जो रिज़र्व फॉरेस्ट है, इनर लाइन रिज़र्व फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपको थोड़ा मैप वाइज याद रखना है इसमें, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। अब अगला बढ़ते हैं और पॉक्सो कोड्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉक्सो कोड से के पहले बात करने से पहले हम बात करते हैं पॉक्सो की। व्हाट इज़ पॉस्को, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना।
प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाते हैं, जैसे निर्भया केस हुआ है ना, वो तो खैर चिल्ड्रन कैटेगरी में नहीं थी, बट जो मतलब आप समझ रहे हो ना, जो छोटे बच्चों से लेस देन 18 ईयर्स वालों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं, जो चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुए हैं उनके लिए आया था पॉक्सो, ठीक है। तो इट डील्स विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज विच आर डीम्ड एज चिल्ड्रन। तो 18 से नीचे, इसमें अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉक्सो में चिल्ड्रन की डेफिनेशन जो है वो 18 साल से नीचे वाली है, ठीक है। तो 18 साल से नीचे वाले जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको, मतलब जितने भी अपने सिटीजन्स हैं उनको हम चिल्ड्रंस मानेंगे, है ना। उनके साथ अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। ये इस एक्ट में पहली बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, while safeguarding the interests of the children at every stage of judicial process by incorporating child-friendly mechanisms for reporting, recording of evidence, investigation and speedy trial of offences through appointment of special public prosecutors and designed special courts। इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई ये जो ऑफेंसेस हैं हमारे, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट है, किसी को पॉर्न दिखाना, जो चाइल्ड हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बैन की हुई है ना, तो उसको उनको पोर्नोग्राफी में ऐड करवाना या उनको पोर्नोग्राफी दिखाना, है ना, दीज आर ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो इनके जब ये सेक्सुअल ऑफेंस के लिए किसी जो भी जो करता है ये ऑफेंस, उसको अगर उसके अगेंस्ट अगर केस चलता है, ठीक है, तो हमको एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई इसने किया है ना, हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस में जो चाइल्ड के साथ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो एक चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए, और उसके लिए स्पेशल लोग आते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स आते हैं जो इससे डील करेंगे, है ना। क्योंकि चिल्ड्रन तो बहुत यार वो होते हैं ना, मतलब बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनके साथ ऐसे टॉपिक्स पे उनसे एविडेंस कलेक्ट कराने के लिए आपको थोड़ा अलग से लोग चाहिए जो स्पेसिफिकली इसी से डील करते हैं, जो डेलिकेसी से डील करते हैं, ठीक है। उनके लिए स्पेशल कोड्स भी बनाए गए हैं ताकि एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम जस्टिस डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। तो उसी के लिए ये बेसिकली कोड्स हैं, पॉक्सो कोड्स, ठीक है, जो इसको जो स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोड्स, ठीक है, फास्ट ट्रैक स्पीडी ट्रायल कोड्स, ठीक है। तो ये ऑपरेशन में है 2019 से, ठीक है। किसके अंडर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। वो बेसिकली ये पॉक्सो कोड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये ध्यान रखना, दिस इज़ अ स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंडर मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को डेवलप कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, ताकि एक्सपीडिशियल ट्रायल हो पाए, स्पीडी ट्रायल हो पाए, है ना। और ये जो रेप के केसेस हैं जो दिन भर दिन होते रहते हैं ना, उनको हम हटा पाएँ और जल्दी जस्टिस डिलीवरी कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद 389 ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं उसको अभी तक बना दिया गया है पॉक्सो केसेस के लिए, ठीक है। सेंटर का जो शेयर है वो निर्भया फंड से आता है, जो निर्भया फंड बनाता है ना, उसके थ्रू आता है, सेंटर शेयर देता है स्टेट को। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 मेड प्रोविजंस ऑफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर द परपिट्रेटर्स ऑफ रेप। तो जो भी कोई रेप करेगा उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी, ठीक है। दिस लेड टू द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। तो उनके लिए बने थे, क्या बने थे, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो कोई भी जो ऐसा, जिसमें कोई भी ऐसा बंदा जो बाहर से इंडिया में आ गया है ना, और इंडिया का सिटीजन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉरेनर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया में रह रहा है ना, और सिटीजन इंडिया का नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको फॉरेनर डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है। तो वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पहले डिक्लेयर करते थे, ठीक है। पहले क्या मतलब, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं तब भी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉजी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। तो सबसे पहले कॉजी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं, ट्रिब्यूनल्स वैसे भी कॉजी जुडिशियल बॉडी होती हैं। तो कॉजी जुडिशियल का मतलब क्या है, जुडिशियल बॉडीज़ कौन होती हैं, वो व्हाट आर जुडिशियल बॉडीज़, कोर्ट्स आर जुडिशियल, है ना। कोर्ट्स जो होते हैं वो जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। तो कोर्ट्स में क्या होता है, जज होते हैं ना, जज आपका केस सुनते हैं, एडवोकेट आपका केस लड़ते हैं, है ना, और एक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म होता है जो चलता है, ठीक है। तो कोर्ट सारा जुडिशियल सेटअप, ठीक है, कोर्ट्स जुडिशरी में आते हैं। जबकि कॉजी जुडिशियल क्या होता है, कॉजी जुडिशियल मतलब आधा जुडिशियल, हाफ जुडिशरी होगा इसमें। हाफ जुडिशरी मतलब कि भाई इसमें प्रोसेस तो वैसा ही फॉलो होगा जैसे कोर्ट्स में होता है, बट यहाँ पे जजेस नहीं होंगे।
तो यहाँ पे जजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, मतलब जो बिचौली जो समझौता कराते हैं ना, जैसे हमने देखा था ना कि समझौता कराते हैं लोग, दो लोगों के बीच में समझौता कराते हैं, तो यहाँ पे जो ये डिसीजन होता है ये लोग जजेस नहीं देते हैं, जजेस नहीं होते इसमें, ठीक है, तो इसीलिए इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ बोला जाता है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में, और 2 एक्ट हैं इसे डील करते हुए, फॉरेनर्स एक्ट 1946, ठीक है, अंडर विच ओनली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स कैन डिक्लेयर अ पर्सन फॉरेनर। तो पहले क्या होता था इस एक्ट के अंदर, इसमें सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल है ना, वही बस किसी को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकता था, बट अभी ये चेंज किया गया है। अभी इसने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डीएम्स को पावर दे दी गई है, तो हर स्टेट के, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ के जो डीएम्स हैं, अब उनके पास पावर आ गई है कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं इसी चीज़ के लिए, फॉरेन मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन फॉरेनर है, और वो डिसीजन सुना सकते हैं, ठीक है, टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इन इंडिया इलीगली इज़ अ फॉरेनर और नॉट, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो इंडिया में इलीगली रह रहा है, इलीगली मतलब बिना डॉक्यूमेंट के रह रहा है ना, उसके पास सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तभी वो रह रहा है ना, तो वो फॉरेनर है कि नहीं, उसको कौन, उसके लिए जो ये डीएम्स हैं हर स्टेट में, ये एक ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डीएम को पावर दे दी गई है। अर्लियर द पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल वॉज वेस्टेड ओनली विद द सेंटर। तो पहले क्या था कि सेंटर, ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल थे, ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो अपना डिसीजन सुनाते थे, ये कौन सेटअप करता था, सेंटर सेटअप करता था, ठीक है। अभी ये पावर किसके पास आ गई, ये पावर आ गई है डीएम्स के पास, ठीक है। तो ये पावर अब डीएम के पास आ गई कि वो एक ट्राइब्यूनल गठित करके, है ना, वो ट्राइब्यूनल गठित करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरेनर्स कौन है, ठीक है। Amended order Foreigners Tribunal Order 2019 also empowers individuals to approach the tribunals, ठीक है, तो इंडिविजुअल खुद से भी ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। अर्लियर ओनली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुड मूव द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट अ सस्पेक्ट। पहले ये जो पावर थी वो सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो मान लो किसी बंदे, मान लो मेरे को शक हो गया, किसी अथॉरिटी को शक हो गया कि भाई ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये फॉरेनर है, मतलब ये, मतलब इसके पास सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, ही इज़ अ फॉरेनर, तो अब इसको फॉरेनर डिक्लेयर कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो ट्राइब्यूनल मूव करना पड़ेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ट्राइब्यूनल मूव करके सस्पेक्ट के खिलाफ फिर डिसीजन होगा। बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी कोई इंडिविजुअल भी जाके ये बोल सकता है कि भाई ये जो है बंदा, ये फॉरेनर है, आप ट्राइब्यूनल गठित कराओ, ठीक है, डीएम को जाके बोल सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स खुद से भी ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। और मान लो किसी, कोई बंदा है, उसको ये देखना है कि भाई वो मान लो जैसे फॉरेनर है कि नहीं, तो वो खुद से भी जाके बोल सकता है कि भाई मेरे को एवेल्यूएट करो, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिट कैंप्स की बात करते हैं। तो व्हाट आर ट्रांजिट कैंप्स, व्हाट आर ट्रांजिट कैंप्स, तो ये बेसिकली डिटेंशन सेंटर्स हैं असम में। डिटेंशन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स को हम लोग रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं डिटेंशन सेंटर्स। इलीगल माइग्रेंट्स को जहाँ रखते हैं ना, दीज आर कॉल्ड डिटेंशन सेंटर्स। तो बेसिकली उनका नाम है, अब उनको नाम चेंज करके उनको ट्रांजिट कैंप्स कर दिया है। तो पहले क्या होता है ना, डिटेंशन सेंटर थोड़ा वैसा वर्ड है, जैसे जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था ना, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया था, तो उस टाइप का थोड़ा नॉन ह्यूमन टाइप का ये वर्ड है डिटेंशन सेंटर, है ना, ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होता इनके साथ। तो इसीलिए उसको इस चीज़ को हटाने के लिए, ह्यूमनाइज करने के लिए इसको, इनका नाम जो है वो ट्रांजिट कैंप्स कर दिया है। कहाँ कहाँ पर है, डिब्रूगढ़ में है, गोलपारा में है, जोरहट में है ना, कोकराझार में है, सिलचर में है, और तेजपुर सेंट्रल जेल में है, ठीक है। डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स को रखने के लिए होते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो बिना डॉक्यूमेंट के इंडिया में रह रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट्स। किसके थ्रू ये सेटअप हुआ था, इट वॉज सेटअप अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 1948। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, RIIN, ठीक है। तो क्या है ये RIIN, ये बेसिकली नागालैंड्स के रेजिडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे अपना असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हुआ था ना, मतलब जो NRC हमारा चल रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिया में कौन कौन से सिटीजन्स हैं, उसी टाइप का नागालैंड में RIIN है, ठीक है। जैसे NRC है वैसे RIIN है, ठीक है। तो NRC जो जैसे आसाम में हुआ था NRC की भाई रेजिडेंट जो सिटीजन्स है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वैसे ही यहाँ पे क्या है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, सेम एक्सरसाइज है नागालैंड के केस में, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी गठित हुई है 2019 में, ठीक है, ताकि हम जो नागालैंड के सिटीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। prepared with the help of a village wise and ward wise list of indigenous inhabitants based on official records। so जो नागालैंड के जो डिस्ट्रिक्ट में जो वार्ड वाइज जो लिस्ट है उनके पास, वोटर की लिस्ट होगी या रजिस्टर्ड इनहेबिटेंट्स की लिस्ट होगी, उसके थ्रू हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नो फ्रेश
इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर द RIN इज कम्प्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मान लो किसी के पास नहीं है, कोई नागालैंड में रह रहा है बट उसके पास इनहेबिटेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई फ्रेश इशू नहीं होगा सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई आप नहीं हो नागालैंड के सिटीजन, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इट विल बी इंटीग्रेटेड विद ऑनलाइन सिस्टम फॉर ILP, ठीक है। जो इनर लाइन परमिट है, अब आप बताओ मेरे को कमेंट करके कि इनर लाइन परमिट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट में हमको जाने के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए होता है ना, वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। नागालैंड तो है ही ओबियसली एक, क्योंकि हम नागालैंड का डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ILP आ गया, तो नागालैंड तो है ही। उसके अलावा कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले 3 स्टेट थे, अब 4 हो गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 4 हैं टोटल स्टेट, और कौन कौन से हैं मेरे को बताना कमेंट करके। चलो अब क्विज करते हैं, +2 -0.66। अगेन अपने स्कोर कमेंट करना नीचे, देखते हैं कितना किसका स्कोर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही कर लेता है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या है पहला ऑप्शन, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। तो ऑडिट रिपोर्ट कैग की ये एग्जामिन करता है, सही है ना, पहला सही है। दूसरा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स कंप्राइजिंग 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 15 फ्रॉम द राज्यसभा। पता नहीं, चलो ये हमको मान लो नहीं याद रहता है कि भाई 30 हैं कि कितने मेंबर हैं, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं, द कैग एक्ट्स एज अ गाइड टू द कमेटी। ये तो मैंने बताया था कि कैग एक्ट्स एज अ गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड टू द कमेटी, ठीक है। तो ये भी सही है, 1 एंड 3 सही है। 1 एंड 3 अगर सही है तो या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है ना। द मेंबर्स हैव अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो मेंबर का टेन्योर 1 ईयर का होता है, हमने देखा था, और मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होते हैं, तो 1 3 4 सही है ना। 2 क्या है कि 30 मेंबर है, 30 नहीं होते, कितने मेंबर होते हैं हमने पढ़ा था, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये सही है, हमने पढ़ा था, है ना। इट इज़ फुली फाइनेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भी सही है, ड्रामा है तो कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको बेसिकली फाइनेंस करती है, ठीक है। भारत रंग महोत्सव इज़ द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ एशिया ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यस, इनका एनुअल थिएटर फेस्टिवल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, भारत रंग महोत्सव। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3, तो +2। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर। ये शायद हमने कल डिस्कस किया था, है ना। चलो फिर से करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% FDI इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। ये कल का क्वेश्चन है वैसे, 100% किया हुआ है, यस 100% किया हुआ है। द FDI अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर इज 74%। तो इंटरमीडियरीज में 100% था और इंश्योरेंस सेक्टर में 74% था, है ना, हमने ये देखा था। तो ये भी सही है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब इसके बाद मेरे को लग रहा है ये भी जो है वो भी पिच कल का ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एविएशन सेक्टर। कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूज़ लाइसेंस फॉर पायलट्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड डिसाइड्स टैरिफ फॉर मेजर एयरपोर्ट्स। तो भाई लाइसेंस इशू नहीं करता है, लाइसेंस कौन इशू करता है, DGCA। तो ये हो गया गलत। मेजर एयरपोर्ट इज़ वन विच हैज़ डेजिग्नेटेड टू हैव एन एनुअल पैसेंजर थ्रूपुट ऑफ एक्सेस ऑफ 3.5 मिलियन। तो ये सही है, 3.5 मिलियन वाला है ना, आंसर हो गया B। तो थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर इतना ही था, है ना। बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे और कंसेप्ट के साथ, है ना। अंटिल देन study hard, and for more such courses you can log on to www.thelaymanway.com, where you will find free materials. And please leave us a review and explore our YouTube more, and please recommend the video to your friends. And also we have launched polity course, so if you are struggling with polity you can register for the same. I'll see you in the next lecture. Tab tak ke liye study hard, work hard, and bye bye.